बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 12 है और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था डेट वाज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, क्योंकि हमने उस पे फोकस किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कि जब हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमें फाइंड करना होता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो उससे हम एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं जहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर उसका फॉर्मूला बनता है, तो वहाँ से इजीली हम ए मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ज्योमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर की हमने की थी, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, शेयर्स एंड प्रोजेक्शंस हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। और हमने देखा था कि उसमें जो रिफ्लेक्शन है उसमें हमारे पास 5 केसेस थे। उसमें हमने यूनिट स्क्वायर को ही लिया था और एज़ इट इज़ लिया था, और हमने देखा था कि उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है अबाउट, उसमें हमने अबाउट x1 एक्सिस थ्रू x1 एक्सिस थ्रू x2 एक्सिस हमने डिस्कस किया। 2 केसेस हमारे ये थे। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था अबाउट जिसको हम कैलकुलस में द लाइन y इक्वल्स टू x बोलते थे, यहाँ पे अबाउट द लाइन y x1 इज इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2। हमने इन दोनों को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि क्या चेंजेस आ रही हैं, और उसको हमने मेमोराइज़ करना था जो चेंजेस हैं, क्योंकि हमने उनको एज़ इट इज़ उन चेंजेस को हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अगर हमें नहीं याद रहेगा कि जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल x1 इक्वल्स टू x2 का केस था, तो उस केस में अगर आपको याद नहीं रहेगा कि क्या चेंजेस आई थी, तो फिर आपको दोबारा से उसको प्लॉट करके चेक करना पड़ेगा। तो उस पे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अ, इसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन डिस्कस किया था। फिर उसमें हमने क्या किया था कि हम जहाँ पे यूनिट स्क्वायर लेते थे, वहाँ पे हमने एक साइड को फिक्स किया था और दूसरी साइड पे हमने उसे वैल्यू एलोकेट कर दी थी के। और फिर हमने देखा था कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के केस में हमारे पास किस तरह से चेंजेस आ रही थी। जब वो वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होती थी तो क्या होता था, और जब वो ग्रेटर देन 1 होती थी तो उसमें एक्सपेंशन होती थी। और कॉन्ट्रैक्शन जब वो 0 और 1 के बिटवीन होती थी बट नॉट इक्वल्स टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल्स टू 1 वाला केस हमने रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था और इक्वल्स टू 0 का केस हमने प्रोजेक्शन में डिस्कस किया था। और इसके बिटवीन जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में डिस्कस हुई थी। फिर हमने शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, तो हमने उसमें नेगेटिव को भी हमने लिया था कि जब के की वैल्यू आपके पास चाहे वो एक्स एक्सिस पे है चाहे वाई एक्सिस पे है तो नेगेटिव हो रही है। तो उसमें भी यही था कि जब वो नेगेटिव हो रही थी तो उसमें अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है तो उसमें फिर आप देखते थे कि जो वैल्यू है वो सॉरी जो ग्राफ है उसमें आप बॉटम को फिक्स करते थे और जो टॉप है उसको आप लेफ्ट या राइट पे ले जाते थे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सिस जो x1 एक्सिस चूँकि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आने लग जाती थी के की, और जब वो राइट साइड पे होता था तो पॉजिटिव साइड पे होता था, तो आपके पास जो वैल्यूज़ थी के की वो पॉजिटिव होती थी, मीन्स कि वो ग्रेटर दैन 0 होती थी। तो इसमें इसी वजह से हमने के लेस दैन 0 और के ग्रेटर दैन 0 के हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे। तो इस तरह से हमने के को की वैल्यू 1 फिक्स करके भी हमने देखा कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के केसेस बनते हैं। फिर हमने इक्वल्स टू 0 करके देखा, उसमें प्रोजेक्शन के केसेस थे। जब उसे नेगेटिव किया तो शेयर्स के केसेस थे, और जब हमने उसे फिक्स किया 0 और 1 के बिटवीन और फिर हमने कहा कि 1 से ग्रेटर है, तो उस केसेस में हमारे पास मीन्स कि हमने उसे पॉजिटिव किया और 1 को भी इग्नोर किया और 0 को भी इग्नोर किया, तो उन केसेस में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के केसेस आ रहे थे, और जब हमने ग्रेटर देन 1 किया तो एक्सपेंशन के केसेस आ रहे थे। तो हमने इस तरह से सारे के सारे केसेस डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा आज का टॉपिक है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन टू और वन टू वन डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। लेकिन हम ये करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, तो उसकी हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें प्रॉब्लम साथ-साथ क्लियर हो जाएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक क्वेश्चन है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन है R2 टू R2 डिफाइंड है। तो हमें पता है जब सेम आपके पास ऑर्डर की ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है कि सेम वेक्टर से सेम वेक्टर में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, तो ये ज़्यादातर हम शेयर ट्रांसफ़ॉर्मेशन में डिस्कस करते थे और उसकी फर्दर टाइप्स में डिस्कस करते थे। तो वो कह रहा है कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन R2 टू R2 फर्स्ट परफ़ॉर्म्स अ हॉरिज़ॉन्टल शेयर एंड ट्रांसफ़ॉर्मेशन E2 इंटू E2 प्लस 2E1। वो कह रहा है जो पहले ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है फर्स्ट पे वो है शेयर ट्रांसफ़ॉर्मेशन, हॉरिज़ॉन्टल शेयर ट्रांसफ़ॉर्मेशन। उसने खुद ही बता दिया है कि ये हॉरिज़ॉन्टल शेयर ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। मीन्स कि अब आप देख लीजिएगा कि इसमें वो जब आपको ये चीज़ बता देगा, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी है। आपको सिर्फ़ E1 और E2
अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे कि आपके पास जैसे ये E2 इंटू वो कह रहा है E2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है E2 प्लस 2 E1 में। तो स्टेप 1 में मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को स्टॉप करती हूँ लीविंग E1 अनचेंज्ड कि E1 ट्रांसफॉर्म होके E1 में ही जा रहा है। तो स्टेप 1 में मैंने हॉरिजॉन्टल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया तो E1 मैंने कहा कि अनचेंज्ड है, E1 E1 में ही ट्रांसफॉर्म होगा। तो E2 को मैंने कहा कि E2 प्लस 2 E1 में ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया E2 ट्रांसफॉर्म इनटू E2 प्लस 2 E1 ये अब इसका ये इमेज है। E1 का इमेज E1 ही है और E2 का इमेज E2 प्लस 2 E1 है अंडर द हॉरिजॉन्टल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इसको ज़रा मैं सॉल्व करके चेक करती हूँ। अब ये देखिए ये हमने क्या किया शेयर ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल E2 हमने लिया E2 0 1 है E1 1 0 है हमने इसको सॉल्व किया 2 1 आ गया ये हमारी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसमें अब हमें कुछ भी नहीं सोचना कि हमें क्या करना है सिंपल हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है हाँ रिफ्लेक्शन का जब केस आएगा तो वहाँ पे हमें क्रिटिकली देखना होगा अब जब ये हो चुका अब एंड देन रिफ्लेक्ट्स पॉइंट्स थ्रू द लाइन x2 इक्वल्स टू माइनस x1 कि वो चेंज होने के बाद अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं E1 ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये E2 प्लस 2 E1 इस कॉलम में जो मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास उसके जो पॉइंट्स हैं अब हमने उनकी रिफ्लेक्शन करनी है थ्रू द लाइन x2 इक्वल्स टू माइनस x1 अब पहले तो हमें ये देखना है हमें रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पे कि जब x2 इक्वल्स टू माइनस x1 लाइन के थ्रू जब हम रिफ्लेक्शन करते थे तो उसमें क्या चेंजेस आती थी उसमें ये होता था कि जैसे अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओरिजिनल कह लें कि स्क्वायर यूनिट है तो इसमें अगर हम कहें कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके पास आ रहा है 10 और यहाँ पे 01 पॉइंट आ रहा है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं या जो कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है 10 है यहाँ पे 01 है तो अब ये देखिए इसे हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ा अगर आपको डायरेक्टली याद है तो कोई मसला नहीं है लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पे इस तरह से बता रही हूँ ताकि अगर आपको याद नहीं है कि उसमें द अबाउट द लाइन जब x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 हुआ था तो उसमें फिर हमारे पास क्या चेंजेस आई थी तो ये देखें अब 10 है वो ट्रांसफॉर्म जब होगा तो देखें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या चेंजेस आई इसमें यहाँ पे दोनों की पोजीशंस चेंज हुई 01 में कन्वर्ट हुआ और साथ ही आपके पास ये नेगेटिव हो गया और इसमें भी यही चेंज आएगा एग्जैक्टली दोनों की पोजीशंस चेंज होंगी अब क्या हुआ E2 किस में ट्रांसफॉर्म हो गया जब पोजीशन चेंज हुई तो E1 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है बट विद नेगेटिव साइन इट मीन्स कि आपको याद रखना है कि व्हेन x2 अबाउट द थ्रू द लाइन x2 इक्वल्स टू माइनस x1 होगा अगर आपको डायरेक्टली याद है तो E1 मीन्स कि जो फर्स्ट कॉलम है वो नेगेटिव ऑफ सेकंड कॉलम में चेंज होगा और जो सेकंड कॉलम है वो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा अब यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि अब देखिए ये 10 और 01 नहीं है अब यहाँ पे 21 है लेकिन हम उसी ही मेथड को फॉलो करेंगे हम ये कहेंगे कि जब रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन x2 इक्वल्स टू माइनस x1 तो हम कहेंगे 10 जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनकी एंट्रीज x की जगह पे y और y की जगह पे x आ जाएगा मीन्स कि ये चेंज होगा तो ये 01 हो जाएगा और आपके पास ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब ये चूंकि E1 ही था जब इसी स्टेप 1 में E1 में ही ट्रांसफॉर्म हुआ है तो 10 फिर आपके पास 0 - 1 जैसे 10 0 - 1 हुआ लेकिन यहाँ पे अब 01 है और यहाँ पे आपके पास 21 है तो लेकिन हम मेथड वही फॉलो करेंगे कि हमने एंट्रीज को इंटरचेंज करना है जैसे यहाँ पे हमने एंट्रीज को इंटरचेंज किया एंड माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी मैं 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 2 करूंगी और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसी तरह फिर आप अप्लाई कर देंगे रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन x2 इक्वल्स टू माइनस x1 अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसमें ये भी क्वेश्चन हमारा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड है कि ट्रांसफॉर्मेशन है R2 टू R2 फर्स्ट रोटेट्स पॉइंट्स थ्रू -3 π/4 रेडियंस इसमें मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स याद है तो आपने सिंपल उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है तो उसमें हमारा काम आसान हो जाएगा लाइक अगर ए मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स विच आई हैव डिफाइंड डेट वाज ए इक्वल्स टू cos phi sin phi माइनस sin phi cos phi तो ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा किस तरह से ये हमारे पास है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रोटेशन के केस में वहाँ पे जहाँ पे आपके पास phi था एंगल phi गिवन था अब यहाँ पे phi की वैल्यू गिवन है -3 π/4 मैंने सिंपल यहाँ पे phi की जगह पे -3 π/4
सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं वो मैं अप्लाई करूँगी। लाइक कॉज़ ऑफ -3 पावर 4 है तो हमें पता है कॉज़ इज़ एन इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वो होता है कि जिसमें आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के उसमें नेगेटिव का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, उसमें अगर आप नेगेटिव पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर भी आपके पास इवन फंक्शन है। तो कॉज़ ऑफ -3/4 की जगह पे मैं इसको इसका नेगेटिव साइन यहाँ से हटा देती हूँ। मैं इसको cos 3 पाई बाय 4 सिंपली लिख लेती हूँ। लेकिन साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें आपके पास ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप बाहर ले सकते हैं। मीन्स कि इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है, जिसको हम इवन ऑड फंक्शंस कहते हैं। ये कॉज़ आपके पास इवन है और साइन आपके पास ऑड है। तो ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। अब इसी तरह से ये नेगेटिव साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉज़िटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव साइन आप यहाँ से रिमूव कर देंगे cos 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, अब कॉस हमें पता है कि जब पाई बाय 4 होता है तो उसका आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 और साइन और कॉस 45 पे सेम आंसर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय √2 दोनों का यही आंसर आता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव साइंस का थोड़ा-सा मैं आपको वैसे तो आपको आइडिया होगा लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको मैं रिकॉल करके आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कॉज़ ऑफ़ 3 पाई बाय 4 जैसे पाई बाय 4 है देन 3 पाई बाय 4 इसके जितने भी पाई बाय 4 और हम कहते हैं जितने भी इसके ऑड मल्टीपल्स हैं तो ये हमें सेम रिज़ल्ट देते हैं लेकिन इसमें साइन्स चेंज होते हैं कि ये पॉज़िटिव साइड में या नेगेटिव साइड वाई एक्सिस के पॉज़िटिव साइड पे आएँगे तो हमें पॉज़िटिव आंसर देंगे, नेगेटिव साइड पे आएँगे तो नेगेटिव आंसर देंगे। तो cos 3 पाई बाय 4 का ये होता है कि cos पाई बाय 4 इज़ 1 डिवाइडेड बाय √2 लेकिन उससे जो नेक्स्ट होता है 3 पाई बाय 4 उस पे ये नेगेटिव होता है। फिर जब आपके पास 5 पाई बाय 4 आएगा उस पे ये पॉज़िटिव होता है। तो इस तरह से एंड सो ऑन। मैं ये यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अब जैसे ये देखें आपके पास कॉस जो है जब पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय √2 आंसर देगा। 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे तो -1 डिवाइड बाय √2 देगा कि ये एक पे पॉज़िटिव, एक पे नेगेटिव, एक पे पॉज़िटिव, एक पे नेगेटिव होता है। तो साइन का अगर आप रिकॉल करें तो साइन का थोड़ा-सा ये होता है कि इसमें फर्स्ट 2 पॉज़िटिव होते हैं, फिर फर्स्ट ने नेक्स्ट 2 नेगेटिव, फिर नेक्स्ट 2 पॉज़िटिव होते हैं, नेक्स्ट 2 नेगेटिव होते हैं। तो ये ग्राफ से ही हम बेसिकली लेते हैं, ग्राफ से ही हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, इसका ग्राफ वगैरह अगर प्लॉट करने लग जाएँगे, तो फिर मेन जो हमारा टॉपिक हम इससे हट जाएँगे। तो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बस उसी को ही मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँगी। cos 3 पाई बाय 4 ये आपके पास -1 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि इस पे पॉज़िटिव है, इस पे नेगेटिव है। लेकिन साइन के केस में ये दोनों चूँकि पॉज़िटिव है तो कॉस sin 3 पावर 4 1 डिवाइड बाय √2 ये आपको आंसर देगा। ये माइनस साइन एज़ इट इज़ आ जाएगा sin 3 पावर 4 पॉज़िटिव 1 डिवाइड बाय √2 आंसर देगा तो कॉस नेगेटिव देगा। तो ये हमने यहाँ पे देखें सिंपल हमने एंगल सब्स्टिट्यूट किया हमारे पास आंसर्स आ गए। ये कैलकुलेटर से भी आपके पास डायरेक्टली आंसर्स आ सकते हैं। एंड देन रिफ्लेक्ट्स पॉइंट्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल x1 एक्सिस। अब वो कह रहा है कि अब जब हम इसमें रोटेशन शो कर चुके हैं, अब हमने इसी में ही ये जो मैट्रिक्स आपके पास अब आ चुका है ट्रांसफ़ॉर्म होके थ्रू रोटेशन अब हमने इसमें रिफ्लेक्शन शो करना है। किस तरह से? थ्रू द हॉरिज़ॉन्टल x1 एक्सिस। अब जब हम थ्रू द x1 एक्सिस लाइन कह रहे हैं तो हमने फिर x1 एक्सिस जहाँ पे हमने मिरर रखना है वो फ़िक्स हो जाती है लाइन। तो दूसरी जो आपके पास दूसरा सेकंड पॉइंट होता है जैसे x2 पॉइंट है उसमें आपके पास चेंजेज़ आती हैं, उनके साइन्स चेंज हो जाते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये x1 है और ये भी x1 है। तो ये पूरी की पूरी रो आपके पास जैसे 1 माइनस ये आपके पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका x1 पॉइंट, y1 पॉइंट, x2 पॉइंट है, इस पे x1 पॉइंट और x2 पॉइंट है। तो यहाँ पे ये जो x1 है ये आपका फिक्स वही रहेगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय √2 इसका भी x1 फिक्स रहेगा, जो y2 पॉइंट है इस केस में भी वो चेंज होगा, उसका इसका साइन चेंज होगा, ये पहले नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू x1 एक्सिस नाउ दिस इज़ योर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑन टू और वन टू वन पे। A mapping first definition, a mapping transformation from Rn to Rm is said to be Rm onto Rm. If each B in Rm is the image of at least one X in Rn means के वो जो कह रहा है कि B आपके पास एटलीस्ट वन एक्स का इमेज बनेगा इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन मीन्स के मिनिमम एक एक्स ज़रूर होना चाहिए बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो एटलीस्ट वन एक्स है ये आप में केयरफुल रहना है कि ये जो बी कह रहा है कि हर बी का आंसर रिजल्ट होना चाहिए कि एक्स हमें पता है कि अब एक्स की वैल्यू आपके पास एक भी आ सकती है और एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं एक्स की वैल्यूज़।
एक्स की वैल्यू 1 आने का क्या मतलब है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आपके पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है, मीन्स कि यूनिक सॉल्यूशन आता है। और अगर एटलीस्ट 1 का मतलब ये है कि अगर 1 आ रही है तो 1 का चांस बन रहा है। तो अगर आपके पास 1 से ज़्यादा का बन रहा है तो वो फ्री वेरिएबल वाला केस होगा। आपको ये यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो चाहे वो फ्री वेरिएबल का केस हो, चाहे आपके पास यूनिक का केस हो, दोनों केसेस में वो कह रहे हैं सॉल्यूशन का आना मस्ट है कि नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होना चाहिए। तो इसकी आप अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप एक क्वेश्चन को बहुत से एंगल से चेक कर सकते हैं। कि फ्री वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ, ऑन टू हो सकता है। लेकिन देखें वो कह रहा है ऑन टू आरएम इफ ईच बी इन आरएम, ये भी याद रखें कि बी आरएम से बिलोंग अगर कर रहा है तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास एम पिवट्स होना मस्ट है। मीन्स कि हर कॉलम के अंदर आपके पास एक पिवट आ रही हो, हर रो के अंदर एक पिवट आ रही हो। तो हर रो में पिवट ए मैट्रिक्स की हर रो में पिवट होना मस्ट है। इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर उसकी हर रो में पिवट नहीं है तो इट मीन्स कि चांस है कि बी के अंदर पिवट आ जाएगी, और जब बी में पिवट आती है तो नो सॉल्यूशन का केस होता है। ठीक है, तो हम जैसे-जैसे क्वेश्चन्स आते जाएँगे तो हम देखते जाएँगे कि जितना शॉर्टकट हो सकता है, हम उस तरह से इसको चेक कर लें। लेकिन ये याद रखें कि जो एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, वो तो आप समझें कि वो एक माइनर सी चीज़ रह गई है, जो आगे आपके नेक्स्ट टाइम हर क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो उसकी तो प्रैक्टिस मस्ट है। Next definition of mapping transformation Rn to Rm is said to be one to one if each b in Rm is the image of at most one x in Rn। कि एक जो x है वो तो एग्जिस्ट करना चाहिए, मीन्स कि अगर एक भी x नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो नो सोल्यूशन का केस ही नहीं होगा। सॉरी, वो नो सॉल्यूशन का केस होगा, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का केस नहीं होगा। तो एट मोस्ट वन का एक्स का मतलब है कि अब ये एक और रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा रहा है कि एक्स एक होना चाहिए यूनिक, मीन्स कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं वो होना चाहिए। अगर ए एक्स इक्वल्स टू जीरो सिस्टम है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी सिस्टम है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होना मस्ट है। ठीक है, तो उसमें जो फ्री वेरिएबल का केस है वो वन टू वन में नहीं चलेगा। इसमें ऑन टू में फ्री वेरिएबल का केस भी आ सकता है। लेकिन सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस अगर आप देखें तो कॉमन चीज़ क्या है कि सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस मैटर करती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी रोज़ आ रही हैं, हर रो में ए मैट्रिक्स की हर रो में पिवट होना मस्ट है। तो ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि जो वन टू वन है, ये ऑन टू भी होता है कि ये ऑन टू के स्टेप्स क्रॉस करके इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि ऑन टू में तो चलें जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, अब वो चाहे आपके पास जो सॉल्यूशन है वो फ्री वेरिएबल वाला हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन वन टू वन में ऐसा नहीं होगा। अब ये एग्जांपल है बुक की एग्जांपल 4। अब इसको हम देखते हैं। टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, उसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स गिवन है। वो कह रहा है कि आपने इसे चेक करना है कि ये ऑन टू R3 मीन्स कि ये ऑन टू बन रहा है, इस टी वन टू वन मैपिंग। अब देखिए मैंने अगर ऑन टू चेक करना है तो मुझे एक तो मेथड ये हुआ कि अगर मैं जिस मर्जी मेथड से बता दूं, अगर मैं फर्स्ट मेथड ये यूज करूं, मैं कहूं कि ए हैज pivot in every row, so it is on to R4, T maps R4 on to R3। ठीक है, तो इस तरह से भी ये ऑन टू ये हो गया। ठीक है, एक मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ। दूसरा मैं इस तरह से बताऊँगी कि ए हैज़ पिवट पोज़ीशन इन ईच रो, कि हर रो के अंदर जैसे पिवट पोज़ीशन आ रही है तो अब बी में कोई चांस नहीं है मेरे पास के बी, अगर बी में पिवट आएगी तो नो सॉल्यूशन का चांस होगा। तो सॉल्यूशन का जो सॉरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी का, वो कंसिस्टेंट होगा। जब वो कंसिस्टेंट है, चाहे वो अब जिस भी टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये टी मैप्स R4 ऑन टू R3। ठीक है, ये यहाँ तक काफ़ी हुआ। अब जब हम वन टू वन की बात करेंगे तो अब मेरा इस पे भी फ़ोकस होना चाहिए, जो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो है लेकिन किस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब मुझे क्या चेक करना होगा उसके लिए, क्या इसके अंदर कोई फ्री वेरिएबल तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा? तो अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 4 अननोन्स है और मेरे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं, तो डेफिनिटली एक फ्री वेरिएबल आएगा, तो इसका मतलब है 1 टू 1 नहीं होगा। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये देखिए मैंने ये बी कॉलम लेके मैंने चेक भी किया हुआ कि अगर पिवट इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई है तो फिर इसको हम इसमें पिवट नहीं आने चाहिए। अगर 5 यहाँ पे पिवट ना आती तो B3 में आने के चांसेस थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन R4 टू R3। तो इसको चेक करने के बहुत सारे वेज़ हैं। आप इस क्वेश्चन को जिस तरह से मर्ज़ी चेक करें, लेकिन आपका जो आप बेशक आप किसी थे जैसे इसमें थ्योरम का एक हवाला दिया, आप बेशक ना दें। बस आपको ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए, आप एक लाइन में आंसर कर दें कि ऑन टू के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है और वन टू वन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब ये देखें ना, अभी उसी चीज़ को जो डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कह रहा है, एक में वो कह रहा है ऑन टू में कि एटलीस्ट वन आपके पास एक्स से मैप करना चाहिए बी, की एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं जिसमें वो इनफाइनाइट वाला केस आ जाता है, और सेकंड में वो वन टू वन के लिए कह रहा है कि एक ही एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक का केस होना चाहिए। अब इसको वो दूसरे एंगल से एक्सप्लेन करेगा।
let T transformation Rn to Rm be a linear transformation, then T is 1 to 1 if and only if the equation Tx equals to 0 has only the trivial solution. वही बात हुई कि अगर ये T of x equals to 0 वेक्टर वाला केस है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस है, और अगर ये T of x equals to b वाला केस है तो फिर ये यूनिकनेस वाला केस होना मस्ट है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें, लेट टी ट्रांसफॉर्मेशन आर एंड टू आर एम बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट ए बी द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर टी टी, देन अब ये देखिए यहाँ पे वो दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, टी मैप्स आर एंड ऑन टू आर एम इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम, ये आर एम को स्पैन करना चाहिए ए के कॉलम्स को। टी इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर आप इस थ्योरम को देखें तो इट मीन्स कि हमारे लिए जो ऑन टू और वन टू वन का कॉन्सेप्ट है ये कुछ नया नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ही आ रहा है। आपको पता है ना कि अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी सिस्टम गिवन है तो कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसका ये मतलब होगा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आर एम, अब इसको अगर आप कहें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास वन टू वन में आता है, उसमें यूनिकनेस आती है, यूनिक सोल्यूशन होता है, तो वो केस हमारा वन टू वन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर टू कॉलम्स गिवन है तो हमें पता है कि हम एक दूसरे के मल्टीपल्स करके चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं बन रहे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर मल्टीपल बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके अलावा अगर ए मैट्रिक्स गिवन है उसका पूरा का पूरा एक कॉलम आपके पास 0 वेक्टर आ गया तो हमें पता है उस केस में भी लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। तो वो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं कि हम जिसमें इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, वन टू और वन टू वन दोनों कॉन्सेप्ट नए नहीं हैं, दोनों पुराने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये है कि अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑन टू है, और अगर उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है प्लस उसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक है तो वो वन टू वन है। और टी एक्स इक्वल्स टू जीरो के केस में ट्रिवियल सोल्यूशन है, और टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी के केस में यूनिक सॉल्यूशन है, मीन्स कि कोई उसमें फ्री वेरिएबल नहीं आना चाहिए तो वो वन टू वन हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि अब आपको पता है कि कॉलम्स ऑफ ए जब स्पैन करता है आर एम को तो हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनता है, हम ये भी कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। हम बहुत सारे इसमें हम कहते हैं आर एम को स्पैम करता है। अब अगर ये आर एम को स्पैम कर रहा है मीन्स के आप उसमें उतने ही पिवट्स होनी चाहिए, तो वो फिर सारी वो एक ही बात कर रहा है, और प्लस आप कह लें कि उसने साथ ऑन टू को भी इसके साथ लगा दिया है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए वन टू वन के लिए कंडीशन बस एक्स्ट्रा आ गई है, वो यूनिकनेस की है कि इसमें फ्री वेरिएबल वाला केस आपका नहीं आएगा। तो अब इसको भी आप जैसे मर्जी चेक करें, जिस मर्जी मेथड से आप इसको चेक करें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जांपल है, देखें ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, शो दैट टी इज अ वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डज टी मैप आर टू ऑन टू आर थ्री। अच्छा, अब इसको सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, इसे हम ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आते हैं। ये टी ऑफ एक्स आपको गिवन है और एक्स आपके पास एक्स वन एक्स टू टू एंट्रीज हैं, और इसकी जो फर्स्ट एंट्री है थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू, उसको हम ऐसे एज अ फर्स्ट एंट्री, इसको सेकेंड, इसको एज अ थर्ड एंट्री लिखेंगे। x1 x2 आप कॉमन ले लें, a क्या है इसमें, अब हमें पता है कि वो 3 5 1, जो x1 के कोफिशिएंट्स वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे जैसे यहाँ पे इसने लिखे हैं, और x2 के कोफिशिएंट्स यहाँ पे आएंगे। तो ये इस तरह से पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब आप यहाँ पे सिंपल बाय इंस्पेक्शन आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें ये वन टू वन बनता है या ये ऑन टू बनता है या नहीं बनता, ये दोनों चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं वन टू वन की। अब देखिए, अगर 2 कॉलम्स हैं तो ह हमारे पास तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर 2 कॉलम्स हैं तो क्या हमें तो ये भी सॉल्यूशन आप उससे भी चेक कर सकते हैं सॉल्व करके कि सॉल्यूशन जो है वो आपका यूनिक आता है या नहीं आता। जैसे अब आपको ए एक्स इक्वल्स टू 0 सिस्टम ही लेना पड़ेगा, तो उसको आप लेके चेक करेंगे कि क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है या नहीं आता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखें, अभी हम बी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बी क्या है या क्या नहीं है। अगर हम कॉलम्स को ही आपस में देख लें कि क्या ये एक-दूसरे के मल्टीपल्स बनते हैं या नहीं बनते, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा वन टू वन का। अब बी अगर होगा तो हम सॉल्यूशन करके भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि राइट साइड क्या है, 0 वेक्टर है, बी वेक्टर है, हम ये नहीं जानते। तो कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज़ दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, तो ये एक-दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। वो हमें नज़र भी आ रहा है कि मल्टीपल्स नहीं है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 होता है, तो कुछ हमें नज़र आ जाता है कि मल्टीपल्स हैं या नहीं है। तो वो कह रहा है कि आपको कोई थ्योरम वगैरह का हवाला देने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरम 12 भी आप ये थोड़ी लिखेंगे ना, आप थ्योरम की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बल्कि आपने सिंपल कहना है कि अगर मल्टीपल्स नहीं है एक-दूसरे के, तो इसका मतलब है कि टी 1 टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व हो रहा।
अब हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए मैं चेक करूँगी कि अगर इसने R3 को ये कह रहे हैं ना R2 ऑन टू R3 तो इसने R3 को स्पैम करना है। तो ये सबसे ईज़ी वे है कि मैं चेक कर लूँगी क्या इसमें हर रो के अंदर 3 पिवट्स आ रही हैं। टोटल नंबर ऑफ पिवट्स मेरे पास 3 होनी चाहिए, हर रो में पिवट आ रही है। देखिए अगर इस रो में मैं कहती हूँ कि सपोज़ ये 3 पिवट है तो ऐसा तो नहीं है कि इन 2 रोज़ में 2 पिवट्स आ जाएँगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर थर्ड रो में मैं पिवट चाह रही हूँ, तो एक कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए था ए मैट्रिक्स के अंदर R3 को स्पैम करने के लिए। तो अगर ये R3 को स्पैम ही नहीं कर रहा मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि ये R3 को स्पैम नहीं कर रहा, एक कॉलम्स ऑफ एज डज़ नॉट स्पैम R3 साथ में ये कह सकती हूँ इफ एंड ओनली इफ के साथ ये भी कंडीशन है कि इसमें 3 पिवट्स नहीं आ रही, हर रो के अंदर कोई पिवट्स नहीं है। इसमें मुझे और कुछ कोई थ्योरम वगैरह कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन नहीं करना, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं। बेशक यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हुई हुई है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिवट्स नहीं है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। खैर लीनियर कॉम्बिनेशन की हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए बी का होना मस्ट है, तो हम सिर्फ वही बात करेंगे क्योंकि ए में हमें पिवट्स नज़र आ रही हैं। 3 पिवट्स होना मस्ट नहीं। R3 को स्पैम करने के लिए 3 पिवट्स होना मस्ट ही तो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो आपने सिंपल स्टेटमेंट्स में इसको बताना है। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन में 25 है। क्वेश्चन में 25 है ये मैंने आप लोगों का क्वेश्चन में 25 एक्सरसाइज़ में से उठाया है जिसमें ए मैट्रिक्स जो है वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में गिवन था। ठीक है? इसी ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ये गिवन था। तो मैंने ये किया है कि उससे मैंने जो एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज़ ये मैंने मेंशन कर दी एक्सरसाइज़ 17 मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 उससे मैंने ये मैट्रिक्स ए उठाया है। ठीक है? इसमें हमने 1 टू 1 और ऑन टू चेक करना है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज़ दी है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, पहले मैं आपको उसका बता देती हूँ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम एक्सरसाइज़ 1.9 ये 4th एडिशन है बाय डेविड सीले क्वेश्चन नंबर 17 टू 22 और क्वेश्चन नंबर 25 टू 27। 17 टू 22 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईज़ी होंगे, उसमें तो सिंपल आपने कभी ए मैट्रिक्स बताना है कि ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो क्या बन रहा है। इसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी। जैसे टी ऑफ x1 x2 जैसे हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में की है, इस तरह की आपको गिवन होगी। तो आपने कभी ए बताना है और कभी एक्स बताना है, वो आप इज़िली बता सकते हैं। अगर एक्स बताना है तो आपने मैट्रिक्स लेके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है क्योंकि अगर वो एक्स पूछेगा तो ए भी देगा और आपको बी भी देगा, दोनों गिवन होंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 25 से 27 तक के क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं इसमें से मैंने 25 पिक किए हैं क्योंकि इसमें ऑन टू और 1 टू 1 बताने हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पिक कर लिया है कि ताकि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी आपको उसी तरह से करने हैं। अब ये देखें इसमें ए मैट्रिक्स जो था जो मैंने एक्सरसाइज 17 में से लिया और वो आप समझिए कि वो इस फॉर्म में गिवन था इस फॉर्म में टी ऑफ ये x1 x2 इस फॉर्म में गिवन था तो मैंने वो यहाँ से मेरे पास 4 कॉलम्स बने हैं तो मैंने वहाँ से ये इसका मैट्रिक्स पिक कर लिया है। अब मैंने क्या करना है ये जो मैट्रिक्स अब देखें इसमें ये एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में नहीं है मैंने इसकी कन्वर्जन करनी है तो मैंने ये डायरेक्ट उठाया ये वाला मैट्रिक्स जो कि एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको उसके स्टेप्स बता देती हूँ। सेकंड रो अगर आप देखें तो उसमें देखिए कोई पिवट आने का कोई चांस नहीं है। इसको मैं बिल्कुल एंड पे ले जाऊँगी 0, 0, 0 इसको मैं एंड पे ले जाऊँगी। तो ये हमारे सॉल्यूशन में नॉर्मली ये 0, 0 वाला कॉलम एंड पे ही आता है। अच्छा और 1, 2 डबल ज़ीरो इसमें कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट पिवट यहाँ पे पिवट यहीं पे आनी चाहिए क्योंकि इससे बिलो 0 है। ये अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी ये जो 2 कॉलम्स हैं ये मूव करेंगे तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं इन दोनों को मैंने R2 को R4 के साथ इंटरचेंज किया है। तो ये वन देखें 0 1 0 1 0 -1 ये आ गया है। ये जो R4 R2 की जगह पे आ गया है और R2 R4 की जगह पे चला गया है, ठीक है? तो बाकी ये जो 0 2 0 1 है ये आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि R2 और R3 को मैंने यूज़ करके इसको मैंने यहाँ से जब इस 1 से बिलो मुझे 0 चाहिए थे तो मैंने इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0 करना था जब ये इसके बिलो आया है। तो मैंने ये किया है कि जब ऑपरेट किया इन दोनों को तो रो 2 और रो 3 का तो ये मेरे पास ये आ गया है, ठीक है? अब मुझे चेक करना है क्या ये 1 टू 1 है? क्या ये ऑन टू है? तो वो मैं अब कैसे चेक करूँगी? अब 1 टू 1 के लिए मुझे ये चेक करना है कि क्या इसमें यूनिकनेस इसमें कोई फ्री वेरिएबल का चांस तो नहीं है। अब अगर ये 2 कॉलम्स होते फिर तो ये ईज़िली चेक हो जाता, ठीक है? और दूसरा ये कि एक और मेथड ये है, एक और मेथड से भी चेक हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे फ्री वेरिएबल को भी मैं फ्री वेरिएबल तो ख़ैर बाद में आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक और बात ये करूँ फ्री वेरिएबल से पहले वाला जो स्टेप है, मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम्स बन रहे हैं?
1 2 3 4 4 कॉलम्स है। इसको हमने जो कॉलम्स थे अगर आप इसको रिकॉल करें तो हमने इसको हमने कहा था V1 V2 V3 V4 मीन्स कि हमने V1 अप टू VP इसको जनरली जब डिफाइन किया था। तो हमने कहा था इफ P इज़ ग्रेटर देन N तो हम वो मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का पता चल जाएगा क्योंकि 1 टू 1 में लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट मुझे बी का नहीं पता कि बी ज़ीरो वेक्टर है या क्या है, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ए से आंसर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 अगर अननोन्स हैं, तो 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो देखें कि एक इक्वेशन तो यहाँ पे रिड्यूस हुई हुई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे चांस है कि मेरे पास एक आध फ्री वेरिएबल आ जाएगा। 3 पिवट्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि 3 ही मेरे पास वेरिएबल्स यहाँ पे 3 पिवट्स मीन्स कि आपके पास 4th पे पिवट नहीं आ रही। वेरिएबल्स का हम अभी कुछ नहीं कह सकते, वेरिएबल्स हमारे पास 4 ही हैं। x3 भी हमारे पास फ्री वेरिएबल एज़ अ फ्री वेरिएबल आएगा। तो इसमें फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास अगर 4 फ्री वेरिएबल्स हैं और इक्वेशंस हमारे पास 3 हैं, तो p इज़ ग्रेटर देन n तो यहाँ पे ये लीनियरली डिपेंडेंट बनता है, इंडिपेंडेंट नहीं बनता। तो ये 1 टू 1 नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 1 टू 1 का नो। नो, इट्स नॉट 1 टू 1। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर रही हूँ, आपने डायरेक्टली नहीं बताना, आपने प्रॉपर रीज़निंग के साथ बताना है कि यहाँ पे एज़ p इज़ ग्रेटर देन n और फिर बताना है कि p क्या है, आप क्या ले रहे हैं, n क्या ले रहे हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस तो आप फिर कहेंगे कि नो, इट्स लीनियरली डिपेंडेंट सो इट्स नॉट 1 टू 1। और दूसरा एक और चीज़ भी अगर आप देखें इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें एक पूरा का पूरा कॉलम ज़ीरो वेक्टर बन रहा है। ये भी तो उसने कहा था कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए अगर आप चारों कॉलम जो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स में से अगर कोई एक कॉलम भी ज़ीरो कॉलम बन जाता है तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अगर ये डिपेंडेंट है तो ये फिर इसमें डिपेंडेंट में फ्री वेरिएबल्स आते हैं। एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल आता है तो 1 टू 1 के केस में नहीं आ सकता। अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है, ऑन टू को फ्री वेरिएबल से कोई इश्यू नहीं है। फ्री वेरिएबल्स आते रहें। लेकिन उसको ये है कि अगर ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर जैसे यहाँ पे 4 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर बन रहा है, तो इट मीन्स कि इसको किसको स्पैन करना चाहिए? इसको R4 को स्पैम करना मस्ट है। द कॉलम्स ऑफ A शुड स्पैम R4 तो R4 को स्पैम करने के लिए हर रो में एक पिवट होना मस्ट है। तो हमें नज़र आ रहा है कि 3 पिवट्स हैं, 4th पिवट है ही नहीं इसमें। अगर 4th पिवट नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं बनेगा। ना ये ए मैट्रिक्स 1 टू 1 है, ना ये मैट्रिक्स ऑन टू है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो। इसी तरह से आपको मैंने 2 क्वेश्चंस और दिए हैं। ये देखें 25 टू 27, 25 मैंने करवा दिया है, 26, 27 आप लोगों ने खुद करने हैं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इसमें जो प्रैक्टिस करवाई है जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी भी मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस करवा दिया और इस लेक्चर की भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। होपफुली कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके और उसमें जिस पॉइंट पे जो प्रॉब्लम है आप वो पॉइंट मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।